कहानी को स्टार्ट करते हैं। हसद तो एक बहुत बुरी बीमारी है। इसमें मुब्तला शख्स हर वक्त जलता कुढ़ता रहता है। मुस्तकिल जलने कुढ़ने की वजह से उसे मुख्तलिफ बीमारियां भी आन घेर लेती हैं। जिससे वो हसद कर रहा होता है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा अपना ही नुकसान हो जाता है। सफ़िया भी इसी बीमारी का शिकार हो गई थी। उसे अपनी देवरानी अंदलीब से हसद होने लगा था। वो उसके देवर एहसान की बीवी थी। दोनों की शादी को 2 माह भी नहीं हुए थे। इस घर में वो 2 भाई ही रहा करते थे। सफ़िया का शौहर रहमान और देवर एहसान। एहसान की शादी उसने अपनी सहेली की बहन से खुद करवाई थी। उसका नाम अंदलीब था। अपने नाम की तरह वो भी बहुत खूबसूरत थी। अंदलीब से हसद करने की ये वजह थी कि एहसान हर वक्त उसके पीछे पीछे फिरता था। शाम को जब वो ऑफिस से वापस आता तो उसकी यही कोशिश होती थी कि अंदलीब से बस उसके पास ही बैठी रहे। अंदलीब को भी उसकी आदत हो गई थी। वो अपने हिस्से के काम जल्दी जल्दी निपटा कर उसके पास जाकर बैठ जाती थी। जब एहसान ऑफिस चला जाता तो अंदलीब थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका तस्करा निकाल लेती। उसके बारे में सफ़िया से बातें करती। इन बातों में ज़्यादातर एहसान की तारीफ़ें ही हुआ करती थी। शुरू में तो सफ़िया ने बर्दाश्त किया और खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। उसे एहसास हो गया था कि एहसान अंदलीब की खूबसूरती और उसकी आदतों की वजह से बहुत मुतासिर हो गया है। उसका शौहर रहमान एक संजीदा और निहायत गैर रोमानवी शख्स था और अपने अपने काम से काम रखता था। सफ़िया किन कपड़ों में अच्छी लगती है, उसके पास से कैसी खुशबू आती है, वो खुले बालों या चोटी में अच्छी लगती है, उसे इन बातों की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो घर में होता तो ज़्यादातर खामोश ही रहता था। सफ़िया किचन में अकेली भी होती तो वो कोई छेड़छाड़ किए बगैर खामोशी से पास से गुजर जाता। इसका ज़्यादातर वक्त या तो अखबार पढ़ते या फिर टीवी देखते गुजरता था। रात के खाने के फ़ौरन बाद उसे नींद आने लगती थी। जल्दी सोने की वजह से वो सवेरे जल्दी भी उठ जाता था। इसकी ये तमाम बातें अब सफ़िया को खटकने लगी थी। उसकी आंख रात 2 बजे भी खुलती थी तो उसके कानों में एहसान और अंदलीब की बातों की भनभनाहट आती रहती थी। वो दोनों देर से सोते थे और देर से उठते थे। सफ़िया एक अच्छी औरत थी, मगर उसके और अंदलीब के शौहरों के मुख्तलिफ रवैयों ने उसकी सोचें मुनफी करना शुरू कर दी। वो आईने के सामने खड़ी होती तो उसे एहसास होता था कि वो किसी भी तरह अंदलीब से कमतर नहीं। उसके बावजूद उसका शौहर उसकी मद्दा नसराई नहीं करता था। उसका रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। वो उसकी हर बात का ख्याल रखता था। उसने कभी उससे किसी मामले में सवाल जवाब नहीं किए थे। उससे कभी रूखे लहजे में बात नहीं की थी। उसके बावजूद सफ़िया मुतमईन नहीं थी। वो चाहती थी कि एहसान की तरह रहमान भी उसके आगे पीछे फिरे, उससे इजहार मोहब्बत करे और वक्त बेवक्त उससे छेड़छाड़ करता रहे। ये उसकी कम अक्ली थी। बाज़ शौहर अपनी झिझक की वजह से इजहार मोहब्बत और इस किस्म की दूसरी चीज़ों के इजहार से गुरेज़ा रहते हैं। उन्हें बीवियां अच्छी तो लगती हैं और वो इनका ख्याल भी बहुत रखते हैं, मगर इस बात का बार बार इकरार कि वो इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं उसको गैर ज़रूरी समझते हैं। इंसानी आदतों का ये भी एक शाखसाना है। फिर एक दिन ये एहसास महरूमी अपने उरूज को पहुंच गया। सफ़िया लाख पढ़ी लिखी और समझदार सही, मगर हसद के हाथों मजबूर होकर उसने फ़ैसला कर लिया कि वो मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी पैदा करवाएगी। वो ये बात भी भूल गई थी कि मियाँ बीवी में नाचाकी पैदा करवाना बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी शादी के कुछ अरसे बाद उसे ये बात पता चल गई थी कि एहसान किसी लड़की से मोहब्बत करता था। ये मोहब्बत बरसों चली थी, मगर लड़की वालों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। सफ़िया ने सोच लिया कि बातों बातों में इसका तज़किरा अंदलीब से करेगी। एक रोज़ दोपहर के खाने के बाद वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठी थी। सफ़िया तकिए के गिलाफ बदल रही थी। उसने एक नज़र अंदलीब पर डाली। अंदलीब कुछ याद करके ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। उसे यूँ मुस्कुराता देखा तो सफ़िया ने तल्खी से सोचा एहसान की कोई बात या हरकत याद आ गई होगी। इसने दोनों तकियों पर गिलाफ चढ़ा लिए थे। वो इन्हें एक तरफ रखते हुए बोली, अंदलीब, इन मर्दों की ज़ात भी अजीब सी होती है। होश संभालते ही इन्हें किसी न किसी से मोहब्बत हो जाती है। अगर मुझे कभी पता चल जाए कि मेरा शौहर किसी और से मोहब्बत करता था तो मैं तो घर सर पर उठा लूँगी, अपनी और उसकी जान एक कर दूँ। अंदलीब के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने हैरत से पलकें झपका कर सफ़िया को देखा और बोली, भाभी, वो क्यों? रहमान भाई तो अच्छे हैं, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। मैं ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि मेरे शौहर की ज़िंदगी में कभी कोई दूसरी औरत रही हो। सफ़िया ने कहा,
کیا تم یہ برداشت کر لو گی؟ اس کی یہ بات سن کر اندلیب کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شادی کے اگلے روز احسان نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کا کسی سے افیئر تھا۔ اندلیب کے اس انکشاف سے صفیہ کو بری طرح چونکا دیا تھا۔ اس کی مشکل خود بخود حل ہو گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل اور سوالیہ نظروں سے اندلیب کو دیکھنے لگی۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو صفیہ نے کہا، احسان کی یہ بات سن کر تمہیں کیسا لگا تھا؟ اندلیب نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا اور بولی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اسکول کے زمانے سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں نے ایک ہی کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور یوں ان دونوں کا بیشتر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ صفیہ کو یہ تمام باتیں پہلے سے ہی پتہ تھی، مگر وہ انجان بن کر خاموش بیٹھی رہی۔ اسے پتہ تھا کہ ایک عورت کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرے، چاہے یہ محبت ماضی ہی کی کیوں نہ ہو۔ احسان نے مجھے اپنی اس محبت کی پوری تفصیل بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا پڑھائی لکھائی میں ذرا دل نہیں لگتا تھا، مگر وہ صرف اس لڑکی کی خاطر پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بننا چاہتے تھے۔ اس لڑکی کا تعلق کسی امیر گھرانے سے تھا۔ انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی تھیں، انہیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر جب انہوں نے اپنا رشتہ اس لڑکی کے گھر بھیجا تو منع کر دیا گیا۔ وہ لوگ اپنے سے کم حیثیت والوں میں اپنی لڑکی دینے پر تیار نہیں تھے۔ احسان نے بتایا کہ اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ انہیں اس لڑکی سے اتنی شدید محبت تھی کہ بار بار نہ سننے کی بے عزتی بھی برداشت کرتے رہے۔ پھر ایک روز اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی۔ اچھا، پھر یہ باتیں سن کر تم نے کیا کیا؟ صفیہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ اندلیب نے دھیرے سے کہا، احسان کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی سے اس قدر محبت کرنے کے باوجود جب اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی ہوگی تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، انہیں کس قدر دکھ ہوا ہوگا۔